आज जिस टॉपिक पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। बहुत सारे जीवित प्राणी मिट्टी, जल, वायु जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है और माइक्रोस्कोप नामक यंत्र के इस्तेमाल से हम इन सूक्ष्म जीवों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। यद्यपि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं पाते हैं, फिर भी इनकी मौजूदगी का एहसास हमें इनकी एक्शंस के द्वारा पता चल जाता है। जैसे कि इनके होने से हमारा भोजन खराब हो जाता है और जीव जंतुओं में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंगाई से हमारा फूड खराब हो जाता है, तो कुछ के द्वारा मानव और अन्य जीव जंतुओं में बीमारियां होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, स्किन इन्फेक्शंस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एक्सेट्रा। अलग-अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस की वजह से होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पर ग्रो करते हैं और फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए उपयोगी भी हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया फूड प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि दही, चीज, केक, पेस्ट्रीज, एक्सेट्रा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से अल्कोहल और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर का निर्माण होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मेडिसिन्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है और इनके बनने में इनका बहुत बड़ा रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 समूहों में क्लासिफाई किया जा सकता है: बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ और एल्गे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक कोशिक यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिक होते हैं। वायरसेस को वायरसेस का सिंगुलर वायरस, बैक्टीरिया का सिंगुलर बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ का सिंगुलर प्रोटोजोअन, एल्गे का सिंगुलर एल्गे और फंगई का सिंगुलर फंगस होता है। आइए सबसे पहले हम जानें बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे एक सेल यानी कि सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें सेल वॉल तो होता है, परंतु इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और उसके दूसरे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। यह वायु, मिट्टी, जल,
जीव जंतुओं की बॉडी और कभी-कभी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। यह हमारी बैक्टीरिया वायरस से बड़ा होता है। यह बैक्टीरिया अपने आप फीड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया को 3 समूहों में बांटा जा सकता है: स्फेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। ये तीनों पार्ट्स जिनमें बैक्टीरिया को बांटा गया है, इनके साइज के हिसाब से होता है। सबसे कॉमन बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। कुछ बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और मददगार होते हैं हमारे फूड को बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में और वेस्ट प्रोडक्ट्स के डिकम्पोजिशन में। दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया अत्यंत हानिकारक होते हैं और इनसे कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, whooping कफ और फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरसेस। वायरसेस सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर डेवलप होते हैं, जो जानवर, पेड़ पौधे व बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। वायरसेस में लिविंग थिंग्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये फीड भी नहीं कर सकते हैं और ये रेस्पायर भी नहीं करते हैं, जबकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कब? जब ये किसी दूसरे सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वायरसेस रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर, जैसे एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और बैक्टीरिया। जब तक वायरसेस लिविंग सेल्स के बाहर होते हैं, तब तक इनका बिहेवियर नॉन लिविंग थिंग्स की तरह होता है और जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही इनका बिहेवियर लिविंग थिंग्स की तरह हो जाता है और ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इस कारण इन्हें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग के बॉर्डर लाइन पर रखा गया है। वायरसेस को एजेंट ऑफ डिसीजेस यानी कि बीमारियों का एजेंट भी कहा जाता है। वायरसेस के द्वारा बहुत सी बीमारियां होती हैं, विभिन्न जीव जंतुओं और मानव दोनों में। मानव में कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आदि बीमारियां होती हैं। दो तरह के वायरसेस जैसे कॉमन कोल्ड वायरस और कॉमन कोल्ड वायरस से कॉमन कोल्ड डिजीज और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी से एड्स नामक बीमारी यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। वायरसेस के द्वारा बीमारियों का उपचार एंटीबॉडीज के द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का समूह होता है जिन्हें जंतुओं में क्लासिफाई किया जाता है। प्रोटोजोआ पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर, ड्रेन्स, रिवर्स, सलाइन वाटर, डैम्प वाटर और डैम्प सॉइल में भी पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, एंटोमीबा एंड प्लाज्मोडियम। मलेरिया और डाइसेंट्री नामक बीमारियों का कारण प्रोटोजोआ है। उदाहरण के लिए एंटोमीबा एक प्रोटोजोअन है जिससे अमीबिक डाइसेंट्री नामक बीमारी होती है और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है जिससे मलेरिया नामक बीमारी मानव में होती है। प्लाज्मोडियम को साधारणतः मलेरियल पैरासाइट यानी एमपी
के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है एल्गे। एल्गी बहुत ही साधारण प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो बड़े समूह में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है और यह फोटोसिंथेसिस भी करता है जिसके द्वारा फूड प्रोड्यूस करता है। और जैसे कि पेड़ पौधों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। हालांकि एल्गे पेड़ पौधों से भिन्न होता है। जैसे इसमें ना तो जड़ होता है, ना तना होता है और न ही पत्तियां होती हैं। एल्गे के कुछ उदाहरण हैं काइलैमिडोमोनस, स्पाइरोगिरा, ब्लू ग्रीन एल्गे, डायटम्स, सीवीड्स। कुछ एल्गे यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं और कुछ एल्गे मल्टीसेल्यूलर होते हैं। उदाहरण के लिए क्लैमिडोमोनास और डायटम्स सिंगल सेल्ड एल्गे होते हैं और स्पाइरोगिरा और ब्लू ग्रीन एल्गे ये दोनों मल्टीसेल्यूलर एल्गे होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, यानी कि यह नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है, जो हमारी मिट्टी के लिए और हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद आता है फंगाई। फंगाई बड़े समूह वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें न तो क्लोरोफिल होता है और न ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए ईस्ट, मोल्ड्स सच एज ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम एंड एस्परगिलस, मशरूम्स, टोडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स। सभी फंगाई ईस्ट के अलावा हाइफे के फाइन थ्रेड से बने होते हैं। कुछ फंगाई देखने में तो प्लांट की तरह होते हैं, परंतु वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। फंगी को ग्रोथ करने के लिए नम तथा गर्म कंडीशंस की जरूरत होती है। कुछ फंगाई पैरासाइट्स भी होते हैं। ये दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं तथा बीमारियां उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम एंड एस्परगिलस। ईस्ट एंड मोल्ड बहुत ही छोटे साइज के फंगे होते हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है। इस कारण ईस्ट और मोल्ड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में रखा गया है। फंगी जैसे मशरूम, टोडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स को साइज बड़ा होता है। कुछ बीमारियां जो फंगी के द्वारा होती हैं वो है एथलीट्स फुट एंड रिंगवॉर्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रैक्टिकली हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि वायु, मिट्टी, जल, वाटर बॉडीज लाइक जैसे पॉन्ड है, तालाब है, नदी है, बहुत ज्यादा बर्फीले एरिया में, मरुस्थल में, सलाइन वाटर में यानी नमकीन पानी में भी ये पाए जाते हैं। यह डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट और एनिमल मैटर में भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि यह मानव व जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स की तरह भी जीव जंतुओं के ऊपर रहते हैं। शुरू शुरू में ये समझा जाता था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा ही हार्मफुल होते हैं और ये हमेशा हर तरह से जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु बाद में यह पाया गया कि सिर्फ एक हैंडफुल यानी एक हाथ भर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हार्मफुल होते हैं और
बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे मित्र की तरह होते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन्हें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं जो हमें फायदे होते हैं वो इस तरह से हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनसे हमें हमारे फूड बनाने में मदद मिलती है, जैसे कि दही, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज आदि बनाने में इनका यूटिलाइजेशन होता है। इनका इस्तेमाल अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर बनाने में भी किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल मेडिसिन्स के रूप में एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी खेती बाड़ी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारी मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का का रिसाइकलिंग भी हो जाता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैक्सीन बनाने के काम भी आते हैं। आइए जानें दही का बनना। दूध को दही बनाने में अहम भूमिका बैक्टीरिया की होती है। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही थोड़े गर्म दूध में डाला जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। दही में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया भी होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही बनाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब थोड़े से दही में होता है और जब उसमें दूध मिलाया जाता है तो वो मल्टीप्लाई करता है और दूध में लैक्टोस नाम का शुगर होता है, जिसे वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इस तरह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल चीज, पिकल्स और कई तरह के फूड आइटम्स को बनाने में किया जाता है। मेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। जब ब्रेड के डो में ईस्ट को मिक्स किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और जिसके कारण डो राइज होने लगता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारा ब्रेड फूल जाता है। ब्रेड में जो होल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने के कारण होते हैं और जिससे ब्रेड हल्का, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कमर्शियली भी किया जाता है और अल्कोहल इंडस्ट्री में इसका बहुत ही बड़ा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अल्कोहल जैसे कि वाइन, बियर, विस्की आदि बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है और ईस्ट के द्वारा शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसकी इजाद लुईस पैस्चर ने 1857 में की थी। अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट को नेचुरल शुगर जो बार्ले, मेज, राइस, केन जूस और फ्रूट जूस से ग्रो किया जाता है और ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है।
मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसी दवाइयां या औषधियां जो बीमारियों के बढ़ने को रोक दे या बीमारी को खत्म कर दे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उत्पन्न होती है, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिनल को का सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आज के समय में बड़ी संख्या में फंगाई और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स जो फंगाई और बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं वो हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। आजकल कुछ एंटीबायोटिक्स का निर्माण कृत्रिम तरीके से भी किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स बीमारियों को जन्म देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं बिना बॉडी सेल्स को डैमेज किए। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज बाय चांस एक टाइनी फंगस पेनिसिलियम को एक्सट्रैक्ट करके की गई थी। यह 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में देते हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं बैक्टीरिया या फंगाई के द्वारा उत्पन्न बीमारियों के लिए। हालांकि वायरसेस के द्वारा उत्पन्न बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल फीवर के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते करते समय कुछ जो मेजर हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो इस तरह से हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कभी भी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम आधा अधूरा कोर्स लेकर बाकी छोड़ दें। एंटीबायोटिक्स का डोज प्रॉपरली लेना चाहिए। गलत डोज लेने से यह हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डालती है। और सबसे अहम बात यह है कि एंटीबायोटिक्स का सेवन अननेसेसरीली कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के लिए किया जाता है। यह जानवरों में भी कई बीमारियों के लिए किया जाता है और गाय, भैंस तथा पोल्ट्री बर्ड्स के साथ भी प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल वैक्सीन्स बनाने के लिए भी किया जाता है जो बहुत सारी बीमारियों को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं और हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं। जब भी किसी बीमारी को कैरी करने वाले माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी यानी कि इम्यूनिटी उत्पन्न करता है। हमारी बॉडी यह भी याद रखता है कि फला माइक्रोब से दोबारा कैसे लड़ा जाए यदि वह फिर से बॉडी में एंटर कर ले तो। यदि डेड, मृत या वीकेंड माइक्रोब को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो हमारी बॉडी सूटेबल एंटीबॉडीज उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह एंटीबॉडीज हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस तरह से वैक्सीन यानी टीका कार्य करती है। अनेक बीमारियों जैसे कॉलेरा, टेटनस, मीजल्स,
रेबीज, डिphtheria, pertussis, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस आदि को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के लिए टीके की खोज की थी। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए टीका या वैक्सीनेशन सही समय व सही उम्र में कराया जाना चाहिए। टीका या वैक्सीनेशन ओरली या इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल यानी बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गे वायुमंडल में नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। इससे इनके द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनते हैं तथा मिट्टी में नाइट्रोजन कंपाउंड्स के कारण मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे व बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा गया है। पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अहम भूमिका है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंगाई मृत पौधों और जंतुओं के वेस्ट को सिंपल सब्सटेंसेस यानी सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। यह नए पौधे द्वारा फिर से इस्तेमाल होता है। इससे पर्यावरण साफ भी होता है और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी होती है। इस तरह से पर्यावरण का शुद्धिकरण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ये थे हमारे कुछ उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं कुछ हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव हमें हानि भी पहुंचाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग यानी बीमारियां होती हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एक्सेट्रा हो सकते हैं। इनके द्वारा होने वाली बीमारियां ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, डिphtheria, whooping कफ, कॉलेरा, टाइफाइड, एड्स, फूड पॉइजनिंग, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को खराब करते हैं, कुछ कपड़ों को, चमड़े के सामान आदि को भी खराब करते हैं। रोग कारण सूक्ष्म जीव मनुष्य में यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में बीमारियां फैलाते हैं, आइए जाने उनके बारे में। हमारे शरीर में पैथोजेंस का प्रवेश वायु, जल, भोजन द्वारा होता है। इसके अलावा यह इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण भी होता है। जब पैथोजेंस बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस और प्रोटोजोआ आदि हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो बीमारी होती है। माइक्रोबियल डिजीज जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, वायु, जल, भोजन या फिजिकल कांटेक्ट से उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संचरणीय रोग कहा जाता है। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स,
एक्सेट्रा। कुछ छोटे-छोटे उपाय करके हम संचरणीय यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे छींकते समय नाक पर रुमाल रख के ढक सकते हैं, भोजन को ढक कर रखें, साफ व स्वच्छ पानी पिएं, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, डिस्पोजल सिरिंजेस और नीडल्स का उपयोग करें। जब हम इंजेक्शन लें, इन्फेक्टेड व्यक्ति से फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करें। तौलिया, कपड़े, बर्तनों को साबुन व गर्म पानी से अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें व वैक्सीनेशन सही समय व सही उम्र में करवाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ रोगवाहक सूक्ष्मजीव जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो हैं मक्खी और मच्छर। इसलिए हमें भोजन को अगर ढक कर रखें और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का उपयोग करें, तो हम काफी हद तक अपने आप को इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं। फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी-कभी विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इसको ग्रहण करने से व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और कभी-कभी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके मेजर सिम्टम्स जो हैं वो इस प्रकार हैं: वॉमिटिंग, पेट में दर्द, डायरिया, लूज मोशन, हेडेक एंड फीवर। जो सूक्ष्मजीव इसका कारण है वो वायु, गंदे हाथ, गंदे फूड कंटेनर्स, मक्खियों, कॉकरोच, चूहे, कीड़े या फिर बीमार जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनके द्वारा भी हो सकता है। बैक्टीरिया साल्मोनेला, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, बोट्यूलिनम, फंगस एस्परगिलस प्रमुख रूप से फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। विषाक्त, इसलिए हमें भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए भोजन का प्रिजर्वेशन करना चाहिए, यानी कि खाद्य परिरक्षण करना चाहिए। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भौतिक या रासायनिक ट्रीटमेंट देकर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है, इसे हम खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ मेथड्स इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग, धूप में सुखाकर परिरक्षण करना। पालक, मेथी की पत्तियां, फूल गोभी, मटर, इन सब को हम धूप में सुखाकर लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर को धूप में सुखाकर किशमिश के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और काफी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग, यानी कि भोजन को गर्म करके हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दूध को हम अक्सर उबालते हैं। जब हम दूध को उबालते हैं तो दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं और अधिक समय तक हम दूध को रख पाते हैं। रेफ्रिजरेशन, यानी कि फ्रिज जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों को, फलों को, पके हुए भोजन को अधिक समय तक
रख कर इस्तेमाल करने के लिए। डीप फ्रीजिंग जैसे कि मीट, फिश आदि को डीप फ्रीजिंग मेथड से अधिक समय तक परिरक्षण किया जा सकता है। कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक। यदि हम मीट और फिश को नमक से ढक दें तो इन्हें हम लंबे समय तक फ्रेश यानी कि ताज़ा रख सकते हैं। आम, नींबू, आंवला को अचार के रूप में लंबे समय तक रखा जाता है और इसमें नमक प्रिजर्वेटिव के रूप में मुख्य रोल निभाता है। एक और प्रिजर्वेटिव है शुगर। जब हम जेली और जैम में शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो सेब, संतरा, आम, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अमरूद आदि को लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर पाते हैं और इनका उपयोग कर पाते हैं। सरसों का तेल और सिरका। अचार हम सब खाते हैं और अचार को लंबे समय तक रखने के लिए सरसों का तेल और सिरके का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है रासायनिक उपाय। जैम एंड जेलीज में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रिक एसिड की मदद से स्वीट्स को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। एक और ही महत्वपूर्ण मेथड है पेस्चुराइजेशन, जिससे दूध को प्रिजर्व किया जाता है। पेस्चुराइजेशन के मेथड पे बहुत ही तेज आंच पर यानी कि हीट करके और उसके बाद तेजी से ठंडा करके फूड आइटम्स को प्रिजर्व किया जाता है। और सबसे जो आजकल हमारे देश में और विदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है प्रिजर्व करने का तरीका, वो है एयर टाइट पैकेट्स। नमकीन, बिस्किट और बहुत सारे फूड आइटम्स एयर टाइट पैकेट्स में प्रिजर्व किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा हवा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा पाती है और हमारे भोज्य पदार्थ लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं। तो आज हमने जाना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शत्रु हैं। और इन शत्रु सूक्ष्म जीवों से हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं और मित्र सूक्ष्म जीवों से हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार।